द्वितीय वर्ष की छात्रा एवं ईएलसी क्लब की उपाध्यक्ष। मैं हम सब की तरफ से हमारे बीच उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर जीके थपलियाल सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे आज के विशिष्ट वक्ता हमारे मुख्य अतिथि श्री विनीत अग्रवाल सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत के इस क्रम में मैं हमारे ईएलसी क्लब के संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र थलेड़ी सर, साथ में हमारे आज के विशिष्ट वक्ता श्री विनीत अग्रवाल शारदा सर, जो कि एक लोकप्रिय नेता एवं समाज सेवी हैं। श्रीमान ने प्रदेश में विभिन्न छोटे बड़े व्यापारियों एवं हिंदुत्व के लिए संघर्ष करते हुए समाज सेवक के रूप में विभिन्न समाज सुधारक कार्य किए। राष्ट्र स्वयं सेवक होने के साथ साथ वे भाजपा से जुड़े रहे और लगातार 20 वर्षों से मेरठ वार्ड मंगल एवं व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर कार्यकारिणी सदस्य, महानगर उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री एवं लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के दायित्व का निर्वाह किया। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सर हमारे बीच उपस्थित हैं और आज अपनी वाणी से वो हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। It's the time to hear our today's guest. So I would request our Mr. Vineet Sharda sir to please come on the dais to share his thoughts on today's topic. जय हिंद। आज की इस सभा के मुख्य वक्ता एवं अतिथि श्री विनीत शारदा जी, उनके बारे में परिचय आपने अभी सुना। हमारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष थलेड़ी जी, भागा जी, सभी उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, थोड़ा फैन ना आवाज़ आ रही है, फैकल्टी मेंबर्स और माय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत शॉर्ट नोटिस के दिया गया था, शायद परसों की बात है या कल परसों की, शॉर्ट नोटिस के अंदर में आप लोगों ने ये हमारा इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, जो कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का एक पार्ट है और वो एक यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्लब माना जाता है, उस क्लब के मेंबर्स ने एक बहुत छोटे से समय के नोटिस से इस सभा का आयोजन किया। मैं उन सभी लिटरेसी क्लब के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ कितनी पार्टीज़ हैं अभी तक? आज की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे ज़्यादा मेंबर आज दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। ये जानते हैं ना आप लोग? ओके, कितने मेंबर होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी में? ये आप लोगों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो इसके बारे में शारदा जी बताएंगे कि कितने मेंबर हैं और दिनों दिन कितने मेंबर और बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नंबर बढ़ते जा रहे हैं और आज शारदा जी उसी के बारे में आपसे मिलने आए हैं। वो बताएंगे आपको कि इलेक्टोरल जो हमारी लिटरेसी है, ये कितना एक आपको क्या अधिकार देती हैं और उस अधिकार का फ़ायदा आप कैसे उठाते हैं। बट अक्सर क्या होता है कि हम इलेक्शन पॉलिटिक्स और पार्टी के बारे में बात ज़्यादा कर अपने आपस में कर लेते हैं, करते हैं ना, अपने घरों में करते हैं या क्लब में करते हैं या कहीं करते हैं कि वो पार्टी बेकार है, वो नेता बेकार है, ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जब चुनने की बारी आती है, किसी को चुनना है, तो इलेक्शन के दौरान अपना वोट डालने नहीं जाते हैं। पहले तो कितने लोग आप में से वोटर लिस्ट में हैं? वोटर लिस्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड कितने लोगों के पास है? अब ये देखिए, इतने सारे लोगों के पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सब लोग 18 साल से ऊपर है ना, तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं बनाया अभी तक आप लोगों ने? तो जब वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाया तो आप लोगों को अधिकार ही नहीं है। आप कैसे अपना अधिकार का उपयोग करोगे?
तो ये जो आज की सभा है इसीलिए है कि आप सबसे पहले तो अपना राइट समझें और उस राइट को कैसे आप उस अधिकार को कैसे पालन करें, उसके पास में आपके पास हथियार होना चाहिए और वो हथियार है आपका वोटर आईडी कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया आप लोगों ने? कितनी जो वोट जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो कितनी बार वोट डालने गए हैं? बस कितने लोगों ने अभी तक वोट डाला है? बस इतने ही लोग वोट डाल गए। अब कितने हो गए इसमें? करीब 100-150 तो होंगे। तो 100-150 में कितना परसेंटेज आप वोट डाल रहे हैं? मुश्किल से 20% वोट डाल रहे हैं। अब बताइए 20% वोट डाल रहे हैं, वो चुन रहे हैं किसी नेता को, और 80% वोट ही नहीं डाल रहे हैं। और ये खाली बातें करते हैं फिर कि ये नहीं मिलता, सरकार ये नहीं देती, वो नहीं देती। फिर आपको ये बोलने का तो अधिकार है नहीं, क्योंकि आपने तो चुना नहीं है किसी को। तो सबसे पहले तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए और अधिकार का पालन करने के लिए आपके पास में वो शक्ति होनी चाहिए, वो है वोटर आईडी कार्ड। तो सब लोग तो वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, जो भी जहाँ भी हैं, जिस प्रदेश के और जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ आप वोटर आईडी कार्ड बनाएं, ठीक है ना। दूसरा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज हमारी आवश्यकता क्या है। एक युवा होने के नाते आज जो आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स परस्यू कर रहे हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है और आगे बढ़ना है समाज में। तो उसके लिए आज आपको कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है आपको इसको करने में, और किसकी वजह से ऐसा माहौल है कि देश प्रगति की तरफ बढ़ता जा रहा है और प्रगति की तरफ बढ़ता जाएगा। और 2047 जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 में भारत को एक विकसित भारत बन के रहना है और बनाना है। तो उस भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कौन ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बहुत जी तोड़ के काम कर रहा है, वो आपको पहचानना है। कौन ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है ना। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम की विचारधारा से आपको अवगत होना है कि क्या है वो। भारत को यदि विकसित 2047 तक होना है तो वो कौन सी विचारधाराएं हैं, वो कौन से हमारे लक्ष्य हैं जिन लक्ष्य को प्राप्त हमें करना है, और उन लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसे पार्टी है और कौन सा ऐसा विचारधारा है जो आगे पहुंचाएगी। आप तो उस विचारधारा के साथ पहुंचेंगे ना, तो पहले उस विचारधारा से मिलना होगा आपको, उस विचारधारा को समझना होगा और फिर देखना होगा कि यही विचारधारा देश को आगे पहुंचाएगी। और जब देश आगे पहुंचेगा तो हम भी आप आगे पहुंचेंगे, और या हम आगे पहुंचेंगे तो देश भी आगे पहुंचेगा। तो आज की इसी तरह से हम इंटरेक्शन बातें करेंगे कि किस तरह से आपको अपने अंदर एक अवेयरनेस लानी है कि केवल अपने अंदर ही नहीं, आप जो लोग भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएं, और अपने घर में जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने उनको भी वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। और दूसरा, अपने माता पिता या अपने जितने भी रिश्तेदार हैं जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं उनको ज़रूर अवेयर करना है कि जब भी आपको वोट डालने का मौका मिले आप ज़रूर जाइए वोट डालने, और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करिए वोट डालने का। तो ये आज के समाज, आज के युवा, आप लोगों का कर्तव्य है ये समाज में एक जागृति फैलानी। हमारे देश में बताओ आजकल जितने भी इलेक्शंस होते हैं कहाँ 53% वोट पड़ रहे हैं, कहीं मैक्सिमम 63-65 वोट। अभी भी 35-40% लोग वोट ही नहीं डालते। तो ये आज सादा जी इसके बारे में आप लोगों के परिचित कराएंगे कि ये आपका क्या अधिकार है और कैसे इस तरह से आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से समाज में एक जागृति पैदा करनी है इस अधिकार के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, I would like to request our chief guest, Mr. Vineet sir, to please come on the dais. सुभारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर परमादरणीय श्री जी के थपड़ियाल साहब, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर ढाका साहब, आनंद खान साहब एवं हमारे आ जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे, मेरे देश की रीढ़, भारत का
आने वाला भविष्य, ऐसे मेरे युवा साथियों, बेटे एवं बेटियों, डॉक्टर थपड़ियाल साहब ने आपको सब चीज़ समझाई, जनरल साहब ने बताया। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, 18 साल के कौन कौन हो चुके हैं वो हाथ उठाइए। 18 साल के, 18 साल से ऊपर के, 18 अधिकांश सब। और जो 18 साल अभी नहीं हुए वो हाथ उठाइए। जो 18 साल नहीं हुए, अभी 18 साल से नीचे हैं, तो आप पहले भी नहीं उठा रहे, बाद में भी उठा रहे बेटियाँ। ना 18 के हुए, ना 18 से ऊपर हुए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरा देश अभी युवा है। विश्व में अगर सभी देशों की गिनती की जाए तो भारत प्रथम आता है, जो युवाओं की गिनती में आता है। देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए। आपका सब्जेक्ट तो सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। इसमें देश की चौथी लीड कौन है? देश की चौथी लीड पत्रकारिता होती है, जिसके विषय पे आज हमको जानने के लिए हम बैठे हैं। देश का चौथा स्तंभ अगर है तो पत्रकारिता है। आप उसके विद्यार्थी भी हैं, आपका वो सब्जेक्ट भी है। विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी आज मेरठ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश देश में एक मुकाम हासिल किया है। इनके संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने मेरठ, देहरादून के साथ साथ भारत में सुभारती को एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार किया। यहाँ से निकले छात्र छात्राएं भारत के साथ साथ मेरठ का नाम भी रोशन करते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आज आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का, जनरल जी के थपड़ियाल साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपके बीच में मुझे आज रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस दिन आए, उस दिन आपने मुझे आपके बीच में, आपके साथ में खड़े होने का शुभ अवसर दिया। इसके लिए थपड़ियाल साहब का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मैं भी युवा हूँ, अभी तो गलत तो नहीं कहता हूँ मैं। अच्छा, कितने बच्चे मेरे को जानते हैं नाम से? 2-4 तो हाथ उठाई दो भाई। मेरा नाम विनीत शारदा। कितने बच्चे जानते हैं? अभी परसेंटेज मेरी कम है, 10-12 बच्चों ने हाथ उठाया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हम में है, आप में नहीं है। हम आपके दिलों तक नहीं पहुंच पाए, हम आपके सोच तक नहीं पहुंच पाए, हम आपके विचारों से अपने विचार नहीं मिला पाए। तो वो कमी मेरे युवाओं में नहीं है, कभी मुझ जैसे युवाओं में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को युवा कहते हैं तो अपने दम पर नहीं कहते, वो आपके दम पर कहते हैं। आज से पहले सन 2014 से पहले विश्व में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी। 2014 में आपने देश की बागडोर गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बना के आपने भारत की बागडोर उनको सौंपी। तो उन्होंने एक अभियान चलाया। पहले हर राजनीतिक पार्टी की सदस्यता होती थी, वो सदस्यता किताबों से होती थी। उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता शुरू की। तो जो थपड़ियाल साहब ने आपसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके सदस्य कितने हैं,
पिछली बार तक हमारे पिछले साल तक हमारे सदस्य 18.5 करोड़ थे, ऑनलाइन बनाने में हमारे 14.5 करोड़ थे। तो हम कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को हमने पछाड़ दिया। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी भारतीय जनता पार्टी, भारत की भारतीय जनता पार्टी। हमारे 14.5 करोड़ सदस्य, ऑनलाइन सदस्य हमारे हुए। इस बार 2 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। आप कहेंगे अभी दोबारा सदस्यता लेने की क्या आवश्यकता हो गई? ये हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ वर्षों में अपनी सदस्यता को रिवर्स करती है और पुण्य सदस्यता कराती है। तो पहला सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 2 सितंबर को बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा, आदरणीय JP नड्डा जी ने उनको सदस्य बनाया। 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा चहेते, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो उत्तर प्रदेश में, कौन है वो? योगी आदित्यनाथ। आप सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं उनको? क्यों पसंद करते हैं? क्या देना बताइए तो जल्दी उठ के। हाँ, क्या करते हैं? बुलडोजर बाबा। और दूसरी पसंद क्यों करते हैं उनको? देश के युवा है। उन्होंने दूसरे से 1 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य बने, तो 3 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पुण्य सदस्य बने। तो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी ने उनको सदस्य बनाया। 4 तारीख को आपके छोटे भाई को सदस्य बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का 5 बार से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 2010 में पहली बार मुझे ये बागडोर सौंपी गई, तो लगातार 14 वर्ष से हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के बच्चों के साथ में पहली बार मेरा रूबरू आना हुआ होगा, कुछ से पहले मुलाकात हो गई होगी, परंतु मैं आगे उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ आगे और आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि मैं भी युवा हूँ ना, हूँ नहीं? देखिए, युवा कभी उम्र से नहीं होता। युवा होता दिमाग से, युवा होता अपनी सोच से, युवा होता अपने विचार से। 100 साल का बुजुर्ग भी युवा हो सकता है अगर हमारे आपके बीच में खेल रहा है और हम उससे कुछ सीख रहे हैं, तो वो भी युवा हो सकता है। और 5 साल का बच्चा भी बुढ़ा हो सकता है अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दादाजी मुझसे कहते थे, मैं छोटा था, 13 साल की उम्र में मैं व्यापार करने लगा। 13 साल की बहुत छोटी उम्र होती है। 13 साल की उम्र में हमारे हैंडलूम का व्यवसाय था। 13 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने अपना हैंडलूम का हम कपड़ा बनाते थे, लेकर उसके सैंपल लेके मैं पूरे देश में घूमने जाने लगा था। तो मेरे दादाजी ने मुझे बैठाया और मुझसे पूछा कि बेटा बताओ आदमी के सीखने की उम्र क्या होती है? मुझे नहीं पता था, मैं सही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग होने तक भी आप सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो ये समझ ले कि मैंने सीख लिया, मैं परिपुक्त हो गया, समझो वो वहीं खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे बेटे बेटियों, अभी आपको आगे बढ़ना है, अभी आपको आगे जाना है। कल आप में से ही कोई IAS बनेगा, कल आप में से कोई PCS बनेगा, आप में से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आप में से कोई नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बनेगा, आप में से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आप में से ही कोई कल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप में से प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता, आप में से कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता, आप में से कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता, आप में से कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं बन सकता, आप में से कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकता। ये मत सोचिए आप में से कोई लक्ष्मीबाई नहीं बन सकता, आप में से कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता।
तो आप में से ही बहुत कुछ बन सकते हैं। अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपने विचार होने चाहिए। देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए। थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए बस, फिर मैं आपको सुनूंगा। थोड़ी देर बातचीत, थोड़ी देर के लिए। देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए। अनेकों प्रधानमंत्री देश में रहे। प्रथम प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेके, गुलजारीलाल नंदा जी से लेके, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेके मोरारजी देसाई तक पहुंचते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हुए, तो प्रदेश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी हुए, तो देश के प्रधानमंत्री इस समय भारत के विश्व के सबसे बड़े राजनेता के रूप में, जिन्होंने विश्व में भारत की पहचान बनाई, जिन्होंने पूरे विश्व में विश्व के लीडर के रूप में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, वो एक गुजरात का छोटा चाय बेचने वाले व्यापारी का बेटा नरेंद्र मोदी, जिसने भारत के नाम को बढ़ाया। ऐसे युवा के हाथ में आज आपने इतिहास पढ़ा होगा, कुछ इतिहास के विद्यार्थी बैठे होंगे, कुछ भूगोल के भी विद्यार्थी पर बैठे होंगे, वो भूगोल पढ़ते होंगे, कुछ गणित के विद्यार्थी बैठे होंगे जो गणित के चक्कर में पढ़ते होंगे। मेरे मित्रों, आपको इतिहास, हमें भी इतिहास पढ़ाया गया, तो हमें तो यही पढ़ाया गया अकबर महान था। हमें तो यही पढ़ाया गया जहांगीर ने ताजमहल, हमें तो यही पढ़ाया गया ये टीपू सुल्तान महान था। हमें तो यही पढ़ाया गया औरंगजेब बहुत दयालु था। नहीं मित्रों, हमें गलत पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी, और आज तक नहीं पता वो जीवित है नहीं। हमें नहीं पढ़ाया गया विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचे, जब विवेकानंद जी लंदन पहुंचे, उनकी पगड़ी को भी उछाला गया था। हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया कि बापू गांधी, किस तरीके से बापू गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। हमें नहीं पढ़ाया गया जमनालाल बजाज की कहानी, हमने नहीं पढ़ाया गया उन महापुरुषों की कहानी, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को एक आतंकवादी कहने वाली सरकारें, अंग्रेजों ने उनको फांसी दी, और चाहती तो जो वो सरकार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को आज फांसी से बचाती, तो हमारे आपके उनके बच्चे भी आज देश के सिरमौर बन गए होते। हमें नहीं पढ़ाया गया। इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। 2014 में भारत के सपूत नरेंद्र मोदी ने भारत की बागडोर संभाली, तो इतिहास के पन्नों पे हमें भी सुभाष चंद्र बोस के गुणगान पढ़ने को मिले। हमें भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की सही यात्रा जानने को मिली। हमें भी विवेकानंद जी की सही गाथा सुनने को मिली। हमें भी हिंदुओं के आखिरी राजा 880 वर्ष जिनको हो गए, पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी सुनने को मिली। हमें भी शिवाजी को पढ़ने को मिले। अब से पहले शिवाजी को कोई नहीं पढ़ाया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ाया गया, हमें भी पढ़ाया गया। हमने, अब आप पढ़ रहे होंगे पृथ्वीराज चौहान को, पढ़ रहे हैं ना? अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे शिवाजी को, अब पढ़ेंगे विवेकानंद जी को, अब पढ़ेंगे आप सुभाष चंद्र बोस की गाथा को। मेरे दोस्तों, आज उस मजबूत हाथों में देश है, तो वो आज आपने देखा होगा देश के माहौल को फिर बिगाड़ा जाता है। आपने देखा 2019 में से पहले क्या होता था, कहते थे कश्मीर में धारा 370 हटा देंगे तो भारत में आग लग जाएगी। कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवा देंगे तो भारत में अग्नि हो जाएगी, भारत में लहूलुहान हो जाएगा। 5 अगस्त
2019 को हमने भारत के सपूत ने 56 इंच के सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कश्मीर से धारा 335 हटाई तो उससे लेके आज तक एक आतंकवादी घटना हो नहीं सकी। पहली बार 10 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए विधानसभा के। आपने देखा होगा किस खुशहाली में चुनाव हुए, आपने देखा होगा किस प्यारे माहौल में चुनाव हुए। सरकार किसी की बनो परंतु एक इंडिपेंडेंट सरकार तो बनी। पहले मिलीजुली सरकारें बनती थी। आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना अयोध्या में 550 वर्ष के बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टाट से निकल के भव्य मंदिर में पहुंचे तो कुछ लोगों को दस्त लग गए, कुछ लोगों को परेशानी हो गई, कुछ लोग विदेश में जाकर फिर भारत को संसार करने लगे, फिर कुछ लोग विदेश में जाके कुछ पार्टी के नेता विदेशों में जाके भारत माता को फिर अपमानित करने लगे। उनसे आपको अपने जर्नलिज्म में आपको उसको जगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी को और आपकी पीढ़ी को ये विचार करना पड़ेगा, मेरा भारत पहले किन हाथों में था, मेरा भारत अब इन किन हाथों में है। मेरा भारत कल बुड्ढों के हाथों में था, आज का भारत युवाओं के हाथों। ये बुड्ढे और युवाओं के अंतर को आपको मिटाना होगा। आपको सोचना होगा कि औरंगजेब महान था या सुभाष चंद्र बोस महान थे, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये औरंगजेब, गौरी और बाबर की मानसिकता से काम करने वाले लोग, जिन्होंने औरंगजेब, बाबर और गौरी की मानसिकता से काम किया, हमारे आपके बीच में हिंदू मुस्लिम पैदा किया। आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम सब एक होते थे। आज़ादी से पहले कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। परंतु मेरे दोस्त, देश का इतिहास भी गवाह है, 350 वर्ष भारत को मुगलों ने लूटा तो 250 वर्ष मेरे देश को अंग्रेजों ने लूटा। 57 वर्ष मेरे देश को मुगलों और अंग्रेजों की मानसिकता से सरकार चलाने वाली एक पार्टी ने लूटा। 15 वर्ष मेरे उत्तर प्रदेश को और औरंगजेब की मानसिकता से उत्तर प्रदेश को चलाने वाली एक पार्टी के नेताओं ने लूटा। बहन बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं थीं, युवाओं को रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, व्यापारी परेशान रहता था, माता बहनों का अपमान होता था, सरेआम होता था। तो इसको रोकने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। आज मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं मेरे दोस्तों। मेरे बेटे बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे भतीजे बैठे हैं, मेरी भतीजियां बैठी हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना निवेदन करने आया हूं। देखिए, चुनाव कोई नहीं है इस समय, परंतु जब जनरल साहब हाथ उठवा रहे थे तो 25% हाथ उठे कि आपने अपनी वोट आईडी नहीं बनाई, जबकि 95% बच्चे बैठे हैं जो बालिग हो चुके हैं। 95 भी नहीं, 99%, 1% हैं जो भी नहीं हुए। तो अगर आप अपनी वोट आईडी नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मेरा निवेदन है, सबसे पहला काम ऑनलाइन पे, आप बच्चों से ज़्यादा ऑनलाइन कौन जानता, आप अपनी वोटर का आईडी बनाइए, देश का नागरिक बनिए। और उसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि आपको कांग्रेस का सदस्य बनना है तो उसका बनिए, कोई रोकथाम नहीं। आपको लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य बनना है तो बनिए, कोई रोकथाम नहीं। परंतु आपको लगता है कि आपको शिवाजी का सम्मान करने वाले, आपको सुभाष चंद्र बोस का मान सम्मान करने वाले, आपको विवेकानंद के मार्ग पर ले जाने वाले, आपको पृथ्वीराज चौहान की दिशा में ले जाने वाले की पार्टी का सदस्य बनना है तो आज अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर आप यहाँ से जाएं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का बीमा देके हमारी बहन बेटी, हमारे माता पिता को बीमारी में पैसे के दम पे दम तोड़ देता था, वो 5 लाख का आयुष्मान बीमा दे दिया। आप पहचान नहीं किया। अब से पहले भी सरकारें दे सकती थी, अब से पहली सरकारों ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी योगी ने दिया तो उन्होंने अपना फर्ज समझा और 80 करोड़ गरीबी नीचा से रहने नीचे वाले गरीबों को फ्री में अनाज और
अनाज देके उनको भूखे ना सोने का संकल्प लिया। हम तो पहनेंगे, हमारे बच्चे तो पहने 5 स्टार में जाएं, खाना खाएं, हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, और वो गरीब का बच्चा रात को भूखे पेट सोए, ये नहीं चलेगा। ये काम अगर किसी ने किया तो ये समझाना होगा नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरे क्या करते थे? दूसरे करते थे मेरी बहन बेटियां, लोग कहते थे प्रधानमंत्री रोज आते हैं झाड़ू लेके आ जाते हैं साहब, प्रधानमंत्री झाड़ू लेने का में। उन्होंने मेरी माता बहनें जो सुबह गांव में 4 बजे भोर में जाती थी जंगल में, उनके घर में शौचालय नहीं होते थे, ऐसे माता बहनों के घर में 10 करोड़ से ज़्यादा माता बहनों के घर में गांव में खलिहानों में हमने शौचालय बना के उन बहन बेटियों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने विचारा भी नहीं, ये काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। वो शौचालय, लोग कहते थे शौचालय क्या होता है, देश चलता है। अरे उसके दर्द से पूछो, गरीब के दर्द से पूछो, उस गरीब के बेटे की माँ के दिल से पूछो, उस बहन बेटियों के दिल से पूछो। जब शौचालय भोर में जाती थी छुप छुपाते हुए, और नरबख्शी इंसान इंतजार करते थे जब ये बहन बेटी आए और उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करें, और इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो जाती थी। वो अपने घर में आकर शर्म से बताती भी नहीं थी। उसको बचाने का काम किया शौचालय बना के घर घर में, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने की सोच रहा हूँ। ये शराब दीजिए उनको, हमारे को युवाओं को नई सोच दी, नए विचार दिया, नई दिशा दी, नए विचार दिया, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं उसकी पार्टी से इसलिए जुड़ रहा हूँ, अगर वो भी गलत काम करेंगे तो उनकी पार्टी से भी हम सदस्य नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है हमने सदस्य बन के उनके हम गरीब गुलाम बन गए। हम आप किसी पार्टी का गुलाम नहीं। अगर नरेंद्र मोदी अच्छा काम करेंगे, योगी अच्छा काम करेंगे, जब तक सदस्य रहना, नहीं करेंगे तो उनको भी छोड़ना। ये जवाब देना। हम नहीं कहते हम अच्छे हैं, हम नहीं कहते हम खराब हैं। अच्छे और खराब हमारे संस्कार बोलते हैं, अच्छे और खराब हमारे कर्म बोलते हैं, अच्छे और खराब हमारे विचार बोलते हैं, अच्छे और खराब हम जो अन्न खाते हैं उससे हमारे मन में आता है वो बोलते हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता 5, 7, 8 भाई बहन होते हैं, तो उनमें भी सबकी सोच, सबके विचार एक से नहीं होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं आपको आज आपके बीच में एक झोली फैला के आया हूँ। ये आपसे मांगने आया हूँ कि देश को आगे बढ़ाना है, भारत को सर्वशक्तिमान बनाना है, भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बनाना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनके उनके मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। Jai Hind everyone. I am Anushka Bali from Sardar Patel Subhati Institute of Law. It is my honor and privilege to extend vote of thanks as the President of Electoral Literacy Club on the behalf of Electoral Literacy Club and National Service Scheme of Swami Vivekananda Subhati University in collaboration with Department of Journalism, Mass Communication under the Systematic Voter Education Electoral Participation Program. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Mr. Vineet Agrawal Shraddha. Sir, your insightful lectures on electoral literacy has enlightened us on the importance of informed voting and active participation in the democratic process. Your extensive experience as a politician and social activist has provided us the invaluable perspectives. Thank you for sharing your knowledge and inspiring us to be a responsible citizen. I would like to extend my sincere vote of thanks to Vice Chancellor of Swami Vivekananda Subhati University, Major General Dr. G.K. Thapliyal SM, for his unwavering support and encouragement. Your presence here today underscores the significance of this event, and we are deeply grateful for your guidance and leadership, sir. A special thanks to Professor Dr. S.C. Taledi, sir, the Chief Patron of Electoral Literacy Club. Your vision and dedication to promoting electoral literacy have been instrumental in the success of this program. We are fortunate to your support, sir. To our nodal officer, Dr. Neeraj Dhaka, sir, thank you for your coordination. Your efforts have ensured the smooth execution of this event. We appreciate your hard work and commitment, sir. I would like to acknowledge the contribution of the faculty members
Mr. Ram Prakash Tiwari, Ms. Shaila Sharma, Mr. Shakib Najib, Mr. Vishal Kumar, Mr. Pankaj Kumar, Mr. Ashutosh Yadav, and all the other faculty members. Your guidance support have been invaluable in organizing this lecture. Thank you. Lastly, but not certainly least, I would like to thank all the fellow students for your enthusiastic participation. Your presence and engagement have made this event resounding progress. Thank you.